नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और रोज़ाना की तरह हमारे साथ आज मनोज पांडे हैं। सनी शरद आज इस लाइव सेशन में नहीं रहेंगे। इससे पहले कि आप लोग जुड़ जाएं, धीरे धीरे करके हम लोग चर्चा की शुरुआत करें और शुरुआती में ही जो है इस लाइव को जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना शुरू कर दें ताकि ये जो चर्चा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और हम लोग चर्चा की शुरुआत करें इसके पहले आप लाइव का कैप्शन भी पढ़ लें, और जिसमें हम लोगों ने लिखा है कि ये जो झारखंड, ये जो लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है 2024 में, झारखंड में क्या परिस्थिति बनेगी। और ये जो आज एक महागठबंधन का जो एक नाम मिला इंडिया करके, और एनडीए जो पहले से ऑलरेडी था, तो एनडीए और इंडिया गठबंधन के तहत झारखंड में कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेगा। 14 सीटें हैं लोकसभा की यहाँ पे, और जो मौजूदा जो आंकड़ा है उसके मुताबिक बीते विधानसभा चुनाव में एनडीए फोल्डर के तहत 13 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी थी और 1 सीट पे आजसू पार्टी। और अगर महागठबंधन जो कि अब इंडिया का रूप ले लिया है उसकी अगर बात करें तो बीते 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पे चुनाव लड़ी थी। 4 सीटों पे झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ा था। 2 सीटों पे झारखंड विकास मोर्चा को मौका दिया गया था जो बाबूलाल मरांडी की पार्टी थी, जिसका विलय कर दिया गया है बीजेपी में। और 1 सीट जो है आरजेडी को मिला था, पलामू की सीट। इस बार क्या कुछ होगा और आगामी लोकसभा चुनाव में क्या रणनीति बनेगी, एनडीए हो या फिर इंडिया, इन दोनों के बीच में गठबंधन के भीतर कैसे कितनी सीटें बटेंगी, इन सारे चीज़ों पे जो है हम लोग बातचीत आज करेंगे। लेकिन उसके पहले एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है और जिस पे पूरे देश की निगाहें आज रही, दिल्ली और बेंगलुरु में होने वाली मीटिंग पे, उन बैठकों में क्या कुछ हुआ और बेंगलुरु से क्या निकल करके आया है जिसका असर झारखंड पे होने वाला है, और दिल्ली से क्या कुछ निकल करके आया है जिसका भी असर जो है झारखंड में आने वाले लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव में दिखेगा। हमारे साथ पांडे जी हैं। पांडे जी, सबसे पहले हम लोग दिल्ली और बेंगलुरु की बैठक पे चर्चा करते हैं और उसके बाद जो है झारखंड में लोकसभा की कौन सी सीट किसके पास जाएगी, कौन कितने सीट पे लड़ेगा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बेंगलुरु से सवाल करते हैं, क्योंकि वहाँ से एक आज नाम जो आया है वो काफ़ी चर्चा में है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड में है। और महागठबंधन जो पहले 2004 में यूपीए का जो एक स्वरूप बना था, वो अब इंडिया नाम का जो है एक नाम को लेकर के आगे बढ़ने जा रहा है। इस वहाँ से क्या कुछ मैसेज निकला और ये जो नाम जो इंडिया अभी पड़ा है इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये इंडिया जो नाम पड़ा नई अलायंस का, ये राहुल गांधी जी के दिमाग की उपज है। उन्होंने सभा में सभी लोगों को, जो 26 दल के नेता लोग थे, उन सारे वरिष्ठ नेताओं को कहा कि ये नाम सूझा है मुझे, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। तो इस पे एक स्वर से सभी दल के नेताओं ने कहा कि नहीं, ये एक अच्छा नाम है, एनडीए का मुकाबला इंडिया करेगा। अब इंडिया, इस अगर आप पूरे फुल फॉर्म को देखें तो इंडियन है, नेशनल है, डेवलपमेंटल विकास इंक्लूसिव अलायंस। आपको ये जब पहले खड़गे साहब इसका फुल फॉर्म बता रहे थे, उस दौरान तमाम जो मीडिया कर्मी थे बैठे हुए थे, 2-4 सवाल ही लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, हम मोदी को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे हैं, हम एनडीए को रिप्लेस नहीं करना चाह रहे। जो विचारधारा इस देश में चल रही है, यह विचारधारा के खिलाफ लड़ाई है। हमारा डाइवर्सिटी में ही हमारी आइडेंटिटी है कि हम जितने तरह के लोग हैं यहाँ पे, ये अब यूनिफॉर्म मत कीजिए, इस तरीके से मत एकरूपता लाइए। उसी तरह केजरीवाल जब एड्रेस करने लगे मीडिया को तो कहा कि आसमान से लेकर पाताल तक तो बिक गया, क्या बचा है? देश की पूरी इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है उसका एक अच्छा पैसा चुनिंदा लोगों के हाथों में गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि आप ईडी, सीबीआई, विजिलेंस, इनको लगाकर कितना डराएंगे, कैच अस इफ़ यू कैन। मतलब अगर हम लोग इतना
मजबूत हो गए कि है तो पकड़ लीजिए। इसी तरीके से जो अगली बैठक होगी महाराष्ट्र मुंबई में, उसमें 11 लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी जिसको कोऑर्डिनेशन कमेटी नाम दिया जाएगा। उसमें एक कन्वेनर संयोजक जिसको कहते हैं उनकी नियुक्ति होगी, और वो सभी राज्यों में सभी दलों से 11 लोग जो होंगे वो तय करेंगे कि किस राज्य में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन सी सीट पर कौन लड़ सकता है, कौन कहाँ नेतृत्व करेगा। इन सब का एक ऑफिस भी खुलेगा दिल्ली में, सेक्रेटेरिएट, जो एक तरीके से कहें कि वार रूम की तरह काम करेगा। चुनाव में, प्रचार में कौन सा मुद्दा उठेगा, बेरोजगारी, महंगाई, ये सब राहुल गांधी अपने आंकड़ों में जुड़ा रहे थे। और खड़गे साहब ने कहा कि हम तो आज पहली एक तरीके से कह लीजिए बैठे, हम तो पटना में बैठे थे 16 लोग, 16 दलों के लोग, आज आए हैं 26 दलों के लोग। हम तो अभी पहला शुरुआत किए हैं, लेकिन इसका डर देखिए और इसकी व्यापकता देखिए कि मोदी जो कल तक सीना ठोक के कहते थे कि एक शेर सब पे भारी है, अब वो एनडीए में 38 दलों को लेकर आए। हम लोग इस पे बातचीत भी करेंगे, लेकिन ये जो नाम दिया गया है इंडिया, और जिस तरीके से वहाँ से एक संदेश दिया गया कि इस नाम के पीछे का भी एक विचार है, और वो विचार है कि भारत की जो मानसिकता है, भारत का जो विचारधारा है, वो विविधता में एकता को लेकर के है। और एक तरीके से जो ये कोशिशें की जा रही है पिछले 9 सालों से पीएम मोदी के आने के बाद से, जो एनडीए गठबंधन जिस तरीके से सरकार में है केंद्र में, और कई सारी चीज़ों को लेकर के, खास करके जो एक चीज़ बोला गया कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर प्रहार किया जा रहा है। और केजरीवाल जब दे रहे थे, अपना पक्ष रख रहे थे बैठक के बाद, बयान दे रहे थे मीडिया में, तो उन्होंने कहा कि सबको शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो, इस पे हम लोगों का जोर होगा। नहीं, अभी तो क्या ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। नहीं, उन्होंने शिक्षा फ्री हो, हाँ, जिसको ज़रूरत हो स्वास्थ्य का, उसको मतलब चाहे वो खांसी का हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा बीमारी हो, उनको आसानी से उपलब्ध हो। वो तो अब तरीका नहीं। इस बात को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने सभी नेताओं के पास जो तवज्जो दिया और जिस तरीके से मुखरता के साथ उन्होंने ये बात कही है, तो क्या ये आने वाली जो बैठक है होनी है महाराष्ट्र में, उस दिन जो है कुछ एजेंडा सामने आ सकता है, या फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी आ सकता है सामने कि किस तरीके का जो पॉलिसीज है इसको लेकर के, अगर इंडिया जिस पे ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम लोग अगर मिल करके चुनाव लड़े तो 2024 में वापसी हो सकती है, तो क्या इन सब चीज़ों पे भी बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, इसी पे होनी है एक्शन प्लान। 11 जो टेंटेटिव नाम है वो सबके दिमाग में है। और ये जो चूँकि केजरीवाल तो आमतौर पे जब वो मीडिया को संबोधित कर रहे थे तो वो उन मुद्दों को बता रहे थे जिसमें वो अपनी पार्टी का मतलब परचम देखते हैं, सबसे ऊपर है हमारा झंडा, स्वास्थ्य को लेकर, पढ़ाई को लेकर, इस तरीके की चीज़ों को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये भी देश का मुद्दा होना चाहिए कि आज इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, और एक आदमी को अच्छी शिक्षा नसीब नहीं है, एक आदमी को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो हम कहाँ जा रहे हैं, किस ओर जा रहे हैं। तो उन्होंने अब एक जो सवाल है वो ये है कि पिछली दफ़ा जब पटना में बैठक हुई महागठबंधन की, जो अब इंडिया नाम दे दिया गया है, उस दौरान जो है बैठक होने से एक दिन पहले, एक दिन बाद तक, और जिस दिन बैठक हो रही थी, सिर्फ महागठबंधन के लोग चर्चा में थे। जो विपक्ष के बड़े नेता हैं उनकी चर्चा हो रही थी, खबरें छप रही थी, और ये सारी चीज़ें जो है मीडिया में भी दिख रही थी। आज जो ये बैठक हुई बेंगलुरु में इंडिया की और दिल्ली में एनडीए की, क्या लगता है कि एक ही दिन जो बैठक ये तय की गई, इसके पीछे का भी एक कोई प्रयोग है कि ऐसा ना हो, इंडिया को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा था कि भाई जिस तरीके से जो एक मैसेज जा रहा है मास के भीतर कि महागठबंधन एकजुट हो रहा है और 2024 के लिए जो है कड़ी चुनौती दे सकता है, तो इस हिसाब से भी एक बैलेंस करने के लिए ये कोशिश तो नहीं है कि भाई एक तरफ इंडिया की खबरें जाए और एक तरफ जो है एनडीए की खबरें जाए? वो तो होती है, हर पॉलिटिकल पार्टी इसी वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस सेम डे रखते हैं। अब मीडिया के पास टीवी में 24 घंटे हैं, वो 1 सेकंड भी बढ़ नहीं सकता, अखबार के पन्ने सीमित हैं। तो जिस जगह पे अगर मान लीजिए सिर्फ ज़्यादातर मान लीजिए एक फुल पेज या सेंटर स्प्रेड अखबार करता है यूपीए की बैठक में, अगर उनको करना होगा तो एक पन्ने में इंडिया की करेंगे और एक में एनडीए की। हिस्सा यहीं से शुरू हो गया मीडिया की जगह से।
इसका बात उल्लेख उन्होंने किया, बोले कि मेरे 40 से 50 साल के मतलब राजनीतिक भविष्य में कभी ऐसा मीडिया का हाल मैंने नहीं देखा है। खड़गे साहब का ये बयान है बाकायदा कि मीडिया इशारे का इंतजार करता है कि क्या सवाल करना है, क्या सवाल नहीं करना है, क्या चीज़ दिखाना है, कितनी प्रमुखता से दिखाना है, नहीं दिखाना है। उन्होंने होप किया कि आगे मीडिया मतलब इंडिया की बात भी करेगा। अच्छा, ये जो आप जिक्र भी कर रहे थे चर्चा के दौरान, और ना केवल सिर्फ पीएम मोदी के समर्थक या फिर भाजपा के जो कैडर हैं या फिर एनडीए के जो समर्थक हैं वो इस बात की चर्चा करते हैं, बल्कि पीएम मोदी खुद रैलियों में जो है अपनी सभाओं में इस बात को लेकर के काफ़ी बल देते हैं कि एक अकेला जो है सब पर भारी पड़ रहा है, और एक अकेला यानी कि वो बोलते हैं कि सिर्फ हम ही हैं जो इन लोगों को जो है कंट्रोल कर रखे हैं, और सिर्फ मुझे हराने के लिए यानी कि पीएम मोदी को हराने के लिए जो है पूरा विपक्ष एकजुट हो रहा है, कई दल मिल रहे हैं। लेकिन आज जो एनडीए की जो बैठक हुई उसमें 32 दल 38 दल माफ़ कीजिए 38 दल उसमें शामिल हुआ दिल्ली में, और बाकायदा इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बयान भी दिया कि 38 दल उनके साथ हैं और 38 दल शामिल हो रहे हैं। तो इस लिहाज से भी देखें तब तो फिर विपक्ष के ऊपर जो आरोप लगते रहा है कि भाई ये लोग जो है कई दूसरे बैसाखी के सहारे जो है खड़ा होने चाहते हैं, तो पीएम मोदी और उनकी पार्टी भी तो यही कर रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो अपने अपने समान विचारधारा वाले लोग एकजुट हो रहे हैं। नहीं, इसको बताया जा रहा है डिफरेंस। हमारा 38 बढ़िया, तुम्हारा 26 खराब, तुम्हारा 26 मेरा 26 बढ़िया और तुम्हारा 38 खराब, डिफरेंसेस बताई जा रही है। वो कह रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, बीजेपी वालों का ये बयान है कि सारे भ्रष्टाचारी एक छत के नीचे इसलिए आए हैं क्योंकि वो अपनी भ्रष्टाचार पे नहीं चाहते कार्रवाई होना। 26 में से कई नेता ऐसे जो ऑलरेडी चार्जशीटेड हैं, कई हैं जो बेल पर हैं, कई के डिप्टी सीएम जेल में हैं। तो बोले ऐसे कई एक उदाहरण हैं। फिर कांग्रेस का वो लोग इतिहास गिनाने लगते हैं। आज मोदी जी ने क्या पूरे सभी पॉलिटिकल पार्टियों के लिए है ना, 60% से ज़्यादा लोग तो चार्जशीटेड ही हैं। हाँ, तो अभी उनका क्या कहना है कि जो हमारे पार्टी पर ये आरोप लगता है कि हमने अगर कोई हमारा एनडीए में शामिल हुआ और उस पर केंद्रीय एजेंसियां काम कर रही है, तो उनका उदाहरण है कि केंद्रीय एजेंसियां हमारे यहाँ क्लोज नहीं करती। यूपी में वो मुलायम सिंह और तमाम लोगों का था कि न्यूक्लियर डील वाले पे जो वोटिंग होनी थी उसमें सीबीआई का था और पक्ष में वोट किया, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद चार्जशीट दायर कर दिया गया सीबीआई के द्वारा। अब ये कह रहे हैं कि हमारा जो एनडीए का नया फुल फॉर्म जो आज मोदी जी ने दिया है, एन का न्यू इंडिया, डी का विकसित राष्ट्र, ए का मतलब लोगों की आकांक्षाएं, ये उन्होंने कहा कि ये है एनडीए। हमारे लिए छोटा या बड़ा दल उतना ही महत्वपूर्ण है। हमारे एनडीए में ना कोई छोटा दल है और ना कोई बड़ा दल है। हम क्यों एकत्रित होते हैं? राष्ट्र एकत्रित करने के लिए। दूसरे क्यों एकत्रित हो रहे हैं? ताकि उनको सत्ता चाहिए। कह रहे अटल जी के भी समय में कभी हमारे लिए एनडीए के लिए सत्ता महत्वपूर्ण नहीं रही। कई एक उदाहरण है, अटल जी ने सत्ता नहीं देखा, राष्ट्र मजबूत हो इसलिए एनडीए का निर्माण हुआ। और वो यही कह रहे हैं कि कई उदाहरण बता रहे हैं कि इतनी आज़ादी के समय बीत गए, कोई शौचालय के बारे में नहीं सोचा, कोई गांव में जो महिला आँख में धुआं जिसके लग रहा हो, फेफड़े में धुआं जा रहा हो, वो गैस के बारे में नहीं सोचा। 75 साल जो पूरे हो रहे हैं, मैं भी चाहता तो स्मारक बना देता एक बड़ा सा, लेकिन हमने नहीं किया। हम लोगों ने क्या किया, 1 लाख अमृत सरोवर बना रहा ताकि मतलब वो पानी दे सके। तो वो अपने आप को बताते हैं कि किस तरीके से हम दूसरे दलों से, और इन 9 सालों में उनका एक ये है कि भाई मतलब 15 करोड़ से भी अधिक लोग जो बीपीएल कैटेगरी से बाहर हो गए। बोले ये उपलब्धि है। और वहाँ किस लिए? सिर्फ बीजेपी को हटाने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। उनके पास क्या विजन है? ये इस तरीके का भी आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। लेकिन जब इंडिया जो नया अलायंस है वो किन मुद्दों को लेकर आएगा मार्केट में, उस समय जनता की परख क्या होगी, जनता किस अनुसार से दोनों एनडीए और इंडिया का दोनों की भाषणों को जब सुनेगा तो किनकी बातों में ज़्यादा सच्चाई दिखेगी, किनकी बातों में कम सच्चाई दिखेगी, किनके बातों पे ज़्यादा यकीन करेंगे, वो तो पता चलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग तथ्य ये है
जो खड़गे साहब कह रहे थे कि जब बीजेपी को लगता है कि हम अकेले सक्षम हैं तो फिर 38 दलों की ज़रूरत क्यों। और हम तो राज्यसभा के भी मेंबर रहे हैं और यहाँ वहाँ भी, देश में इतनी रजिस्टर्ड दल हैं भी कि नहीं है वो भी मुझे पता नहीं है, जितना का दावा किया जा रहा है। तो इधर से एक तरीके से व्यंग किया जा रहा है कि जो 38 दल का दावा है वो है भी कि नहीं है, कि ऐसे ही बोल दिया जा रहा है एक परसेप्शन क्रिएट करने के लिए कि ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी के साथ लोग नहीं हैं, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ तो स्पष्ट है, इन दो बैठकों से निकलने वाली जो आवाज़ों को देखा जाए तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि बेचैनी है दोनों तरफ। विपक्ष में तो जाहिर सी बात है कि बेचैनी रहेगी कि भाई आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, आपके कई सारे सवाल हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन सत्ता में रहने वाले लोग जो इतना मास लेवल पे जिनके पास वोट हो, बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, और वो जिस तरीके से दावा करते हैं गृह मंत्री अमित शाह जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, वो कि अगले 50 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है पीएम के कुर्सी के लिए, इसके बावजूद एक बेचैनी तो दिख रही है एनडीए फोल्डर में बीजेपी के भीतर। नहीं, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा एक स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर एक लोकसभा सीट पे भी अगर किसी राजनीति का पकड़ है तो भाजपा उसको संपर्क करने की कोशिश कर रही है, एक लोकसभा। और उससे भी मान्यूट लेवल में चल जाए तो अगर एक लोकसभा में 5-6 विधानसभा हैं तो एक विधानसभा पे भी अगर किसी एक आदमी का है, आप देख लीजिए जो यूपी में आए वो तो हमेशा नरेंद्र मोदी के खिलाफ, और योगी राजभर, हाँ राजभर पहले बीजेपी में रह चुके हैं, बीजेपी के सरकार में, योगी सरकार में मंत्री। लेकिन उनका असर क्या हुआ, भले ही यूपी में सरकार बन गई लेकिन कई ऐसे क्षेत्र हैं, बलिया है या उसके आसपास का, वहाँ पे बीजेपी का खाता नहीं खुला, कहीं 2 सीट से ही समझौता करना पड़ गया विधानसभा का। बिहार और झारखंड में जो रहने वाले लोग हैं जो पॉलिटिकली थोड़ा अपडेट रहते हैं, उनको मालूम है कि बिहार में जीतन राम मांझी जितना बेनिफिट्स एनडीए को पहुँचाएंगे उतना ही बेनिफिट जो है राजभर वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये नहीं है, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेने के पीछे का जो मकसद है इन दोनों अलायंस का, वो तो यही है कि जैसा कि आप दावा कर रहे हैं कि एक भी सीट पे जो है कोई रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। फिलहाल अब हम लोग जो है झारखंड के संदर्भ में बातचीत करते हैं, खास करके तब जबकि हेमंत सोरेन भी बेंगलुरु गए हुए थे और सुदेश महतो भी दिल्ली गए हुए थे, और एनडीए और इंडिया अलायंस की जो बैठकें हुई है उसमें ये लोग शामिल भी हुए। चूँकि चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है कि ये दोनों जो चेहरे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं झारखंड की राजनीति में, और दोनों अलायंस के लिए भी, एनडीए के लिए भी और इंडिया अलायंस के लिए भी। तो एक क्या क्या समीकरण बन सकता है जो चर्चा है, और ख़ास करके बैठक होने से पहले आप देखे होंगे कि पटना वाली बैठक के बाद भी जो है हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरीके से दावा किया महागठबंधन के भीतर कि भाई वो बड़ा भाई है और बड़ी भूमिका में रहना चाहता है, जबकि पिछले बीते जो लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें महज 4 सीट पे चुनाव लड़े थे। तो ये जो आपसी जो खींचतान है, चाहे वो इंडिया अलायंस के भीतर हो या फिर एनडीए अलायंस के भीतर हो, इसको कैसे पाटा जाएगा, और क्या इन आज की बैठक में सब कुछ समाप्त हो गया है या फिर आगे सीटों पे चर्चा होनी है? देखिए, आज जो बैठक बेंगलुरु में हुई और वहाँ से जो नेता निकल कर आए, तो हमने सिर्फ राहुल गांधी को और हेमंत सोरेन को देखने का कोशिश किया, इनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। गजब की फ्लेक्सिबिलिटी है दोनों में। आप यकीन मानिए ये जीरा का प्रश्न होगा ही नहीं, कितनी सीट पे कौन लड़ेगा। प्रवक्ता या यहाँ के लोकल जो भी कह लें, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, अब ये भेद मिट गया है। घी गिरने से ज़रूरत है थाली में, वो दाल में गिरे या भात में, ये खत्म हो गया है बेंगलुरु की बैठक मतलब से। इस लेवल पे एकजुटता हो गई है। हाँ, इंडिया अलायंस के अंदर। हाँ, ये एकदम पूरी तरीके से मेंटल लेवल में है कि अगर जेएमएम भी अधिक मांगेंगे सीट तो भी कांग्रेस को तैयार है, और अगर कांग्रेस फिर कहेगी कि नहीं हम ही थोड़ा बड़ा रहेंगे, रहने दीजिए, हमारा ये तर्क है, तो जेएमएम भी कह सकती है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। इस लेवल इस तरीके का बयान तो कल झारखंड कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, उन्होंने द फॉलो अप से बातचीत में, मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने जिक्र किया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो कम सीट पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। हाँ। तो ये सिर्फ मीडिया के सामने बोलने के लिए है या फिर
इस लेवल तक जैसा आप बोल रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि भाई कुछ भी करेंगे, मतलब ये ऐसा मोहब्बत में पड़ गए हैं लोग। तो क्या वाकई में मतलब ऐसा हो सकता है क्या चुनाव में, खास करके राजनीति में संभव है कि? हाँ बिल्कुल, जब आपके आखिरी अस्तित्व की लड़ाई हो। क्यों? क्योंकि आप 10 साल से सत्ता से बाहर हैं और अगर अगले 5 साल फिर से बीजेपी की सरकार बनती है तो आपका ग्राफ कहाँ चला जाएगा आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए आधी रोटी में भी आप खा के चाहेंगे कि हम सरवाइव करें। वो जो बाकी इंडिया अलायंस में जितने दल हैं उनका क्या आरोप है और किस तरीके से वो बात बताते तर्कपूर्ण कि भाई कहाँ सरकार मिलती है, वोट किसको, सरकार बनाता है कौन, किसकी पार्टी आती है। तो जब 15वें साल में 11वें साल में मोदी जी जब घुसेंगे और 15 साल तक रहेंगे तो तब कहाँ स्थिति चली जाएगी। कई दल के कई नेता मतलब इस वजह से सिर्फ बीजेपी या उनके सहयोगी दलों में चले जाएंगे कि अब लग रहा है कि होप नहीं है। तो मतलब ये एक तरीके से अस्तित्व की लड़ाई आप मान रहे हैं और इसको विपक्ष के नेता भी मान चुके हैं, और इसीलिए जो इंडिया अलायंस का नाम दिया गया है इंडिया का, इसमें ये लोग अपने आप को सरेंडर करके जो है अपना अस्तित्व पे सबसे पहले फोकस कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये रीजनल पार्टियों के लिए ये अस्तित्व की लड़ाई नहीं है। रीजनल की पार्टियों की लड़ाई 24 में होगी, जो वो देख लिए हैं कि मोदी भले देश में वोटिंग में नंबर 1 आते हों, लेकिन रीजनल जब वोटिंग होगा विधानसभा की तो वहाँ हमारी दमदार उपस्थिति होती है। लिहाजा ये सबसे बड़ा दल जो है कांग्रेस पे ही डिपेंड करता है कि वो उनको इतना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और एनडीए की अगर बातचीत करें तो ये जो आजसू के तरफ से जो एक कोशिशें की जा रही है राजमहल में जा कर के एक तरीके से संदेश, चूँकि पॉलिटिक्स में सब कुछ परसेप्शन का खेल है, अगर राजमहल को के लिए जिक्र हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये चर्चा में बात सामने आएगी कि भाई क्या राजमहल को लेकर के जो है आजसू कुछ संभावनाएं तलाश रही है। क्योंकि आजसू के कुछ नेता जो हैं, बड़े नेता हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई है वो लोग ये बोल भी रहे हैं, भले ही मीडिया में वो बयान नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि राजमहल पे भी जो है हम लोग दावा करेंगे। एक सीट तो गिरिडीह पहले था ही, लेकिन गिरिडीह में भी जिस तरीके से जो समीकरण बनता हुआ दिख रहा है और जिस तरीके से बीजेपी लगातार प्रयास कर रही है, वहाँ से लोकसभा का चुनावी शंखनाद किया गया, जेपी नड्डा आए और अभी बाबूलाल जी भी काफ़ी एक्टिव हैं, प्रदेश अध्यक्ष का पदभार ग्रहण करने के बाद भी वहीं पे टिफिन बैठक जो चल रही है उसमें वो लगातार शामिल हो रहे हैं। और जो खबरें निकल कर के आ रही है कि वहाँ से बाबूलाल शायद कैंडिडेट भी हो सकते हैं, जिस तरीके से जो चर्चा है, तो क्या ये जो संभावनाएं बन रही है एनडीए के भीतर, और कल जिस तरीके से रविवार को एक गिरिडीह को छोड़ करके हजारीबाग में भी आजसू के लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, तो एक चर्चा ये भी बन रही है कि शायद गिरिडीह जो है बीजेपी अपने पास रख ले और हजारीबाग और राजमहल को लेकर के आजसू के पास जो है संभावनाएं बन सकती है। तो ये जो चर्चा बन रही है, तो क्या ये खींचतान की भी वजह बनेगी या फिर यहाँ भी वही चीज़ है कि भाई ठीक है, यहाँ तो वैसा संकट है नहीं कि हमको अपना अस्तित्व बचाना है। सुदेश महतो के लिए क्या ऐसा है क्या परिस्थिति कि एनडीए में रह करके ही अस्तित्व बचाया जा सकता है? नहीं, सुदेश महतो के लिए ये है कि बड़े भाई से कितना बड़ा हिस्सा गिफ्ट ले लिया जाए लोकसभा में। जैसे पिछली बार का वो बड़े भाई का प्यार ही था कि उन्होंने अपना एक सीट अपना कैंडिडेट बैठा के इनको दिया, जिताया भी, लोकसभा पहुँचे भी वो लोग। अब इनकी इच्छा होगी कि 2 ले लें। और राजनीति में तो पांडे जी जिस तरीके से दिखती है चीज़ें, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ प्यार और मोहब्बत से चीज़ें होती हैं। एक दूसरे की जो ज़रूरतें बनती है उस आधार पे समीकरण बनते हैं और अलायंस भी बनते हैं। तो राजनीति में तो कहा जाता है कि आखिरी तक जो है एक पिता भी अपने बेटा को सत्ता नहीं सौंपना चाहती है। तो भाई यहाँ पे कोई कैसे अपना सीट सौंप देगा? लेकिन जितना प्यार होता है उतना घर में नहीं होता। बड़ा भाई तभी छोटे भाई को ज़्यादा चॉकलेट देगा जब उसको पता रहेगा कि नहीं तो ही माथा रगड़ रगड़ के फोड़ने लगेगा, हल्ला करेगा, नहीं तो इससे कोई फायदा हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको एक टोका बीच में कि आप जिस तरीके से बोले कि बीते लोकसभा चुनाव में आजसू को एक सीट जो मिला वो बड़ा भाई के तौर पे मोहब्बत में दे दिया गया, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि प्रेम से जो है सीटें दे दी जाएंगी इतनी आसानी से
कि एनडीए के भीतर और भी एक दल जो है वो बहुत अपना मजबूती से सामने आए। आजसू उतना हैसियत रखता है झारखंड में, तो ये जो 2 सीटों पे जिस तरीके से रसाकसी हो रही है, रसाकसी अगर नहीं भी बोला जाए तो एक जो प्रैक्टिस हो रहा है नेट पे ही सही, क्या आपको लगता है कि इससे जो है एनडीए के भीतर खींचतान की स्थिति बनेगी या फिर बहुत आसानी से आजसू को 2 सीट मिल जाएगी? नहीं, आजसू फिलहाल ये इस चिंता में नहीं है और सुदेश जी ने इसका कभी जिक्र किया भी नहीं है कि हम 2 सीट पे लड़ेंगे। अगर उनके मन के अंदर भी अगर ये है, क्योंकि वो हर लोकसभा स्तरीय अपना सम्मेलन कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि उनमें भी वही बात है, घी थाली में ही गिरेगी। ये जितना मजबूत होंगे एनडीए मजबूत होगा, तो वो हर जगह देख रहे हैं। अब आजसू के पास तर्क है कि राजमहल सीट को वो मांग सकता है। उनके एक वहाँ पे जो नेता हैं वो स्ट्रांग हैं। अगर कोई मान लीजिए एक ऐसा उम्मीदवार दिया जाए और उस लोकसभा में मुसलमानों की एक अच्छी खासी संख्या है, तो आजसू ये कह सकता है कि भाई अगर हमको टिकट मिलेगा तो एक मुसलमान का एक अच्छा वोट हमको मिलेगा और राजमहल की जिक्र, हाँ, वो आप उसमें सपोर्टिव हो सकते हैं, और अगर आपका उम्मीदवार होगा तो वो वोट भी नहीं आएगा। ये तर्क हो सकता है। अब रहा बात हजारीबाग में, हजारीबाग में आजसू चूँकि वो प्यारा जगह है, हजारीबाग उनके लिए फेवरेबल जगह है, कंडीशन एटमॉस्फेयर सब उनके अनुकूल है, लेकिन वो बीजेपी के लिए भी अनुकूल है। बीजेपी लगातार वहाँ से जीतती आ रही है, यशवंत सिन्हा फिर जयंत सिन्हा। अब वहाँ से कैंडिडेट चेंज होने की बात आ रही है कि कैंडिडेट यहाँ पे चेंज किया जाएगा। तो क्या आजसू को बड़ा कद देने के बाद क्या उसका प्रभाव पड़ेगा जनता में, उस बात का अध्ययन होगा। लेकिन वो सब लेटर स्टेज पे है, क्योंकि अगर सुदेश महतो अगर किसी बात को कहेंगे तो उनके पीछे वो तर्क देंगे कि भाई मेरा ये डिमांड है, और वो इतना बड़ा इशू नहीं है कि उसके चलते मतलब लोकसभा में खासकर कि वो गठबंधन से दूर हो जाएंगे, खुद को दूर कर लेंगे। जिस तरीके से विधानसभा में पिछली बार दिखा वैसी परिस्थिति नहीं है। नहीं, ये सवाल इसीलिए हम लोग कर रहे हैं और इसकी चर्चा इसलिए ही कर रहे हैं क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ये समीकरण बना था कि लोकसभा में जब गठबंधन हुआ तो जाहिर सी बात है कि विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन रहेगा, लेकिन आखिर तक जो है सीटों पे सहमति नहीं बन पाई। सुदेश महतो उस वक्त भी दिल्ली जा रहे थे, उस वक्त भी उनकी मुलाकात लगातार अमित शाह से हो रही थी। आज भी एक तस्वीर आई जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी से जो है हाथ मिला रहे हैं और मुस्कुराती हुई तस्वीर जो है वो सामने आई है। लेकिन अंतिम तक ये कह देना कि सीटों को लेकर के जो है बहुत ज़्यादा जीत नहीं है, ये कहना इसलिए भी ठीक नहीं है कि पिछले बीते विधानसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा है, जबकि महज 6 महीना पहले तक जो है गठबंधन का हिस्सा आजसू रहा था और बाद में विधानसभा के चुनाव में नहीं रहा। तो इसीलिए मेरा सवाल था कि ये जो 2 सीटों को लेकर के जो चल रहा है, तो ये महागठबंधन में जो खींचतान दिखते रहा है, एनडीए में दिखेगा कि नहीं दिखेगा नहीं। या फिर यहाँ मतलब अब चूँकि सुदेश महतो देख लिए अलग होकर के भी साथ आकर के देखे रामगढ़ में तो उनको बेनिफिट्स भी मिला है, तो अब ये सारी चीज़ें एका की ओर बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल, सुदेश जी की ये इच्छा होगी कि हम 1 से 2 हो जाएं संसद में, लेकिन उसके लिए उनके मन में जीच या रिजिडनेस नहीं रहेगा। वो जो भी रिजिडनेस करेंगे वो विधानसभा में करेंगे, लोकसभा में उनके लिए वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी का एक सांसद होगा तो उनको सेटिस्फैक्ट्री रहेगा। एक सवाल ये है, अब फिर से हम लोग दिल्ली चलते हैं और दिल्ली की जो बैठकें हुई एनडीए की, उसमें जो चीज़ें निकल करके आई और जो एक तरीके से जो कटाक्ष किया जा रहा है बेंगलुरु के बैठक पे कि वहाँ के जो लोग हैं वो सब भ्रष्टाचारी लोग हैं, परिवारवाद से ग्रसित लोग हैं, लेकिन अब काउंटर किया जा रहा है इंडिया एलायंस के जो लोग हैं अलग अलग दलों के, वो लोग यही सवाल जो है पलट करके बीजेपी के ऊपर, एनडीए के ऊपर कर दे रहे हैं। तो ये आपको लगता है कि अब ये कोई इशू रहेगा चुनाव में तब, जबकि पीएम मोदी 4 दिन पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी और उसके नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताते हैं, और 4 दिन बाद जो है वही आदमी बीजेपी के शरण में चला जाता है और बीजेपी की सरकार में शामिल हो जाता है, डिप्टी सीएम बन जाता है। मैं बात कर रहा हूँ डिप्टी सीएम महाराष्ट्र
अजीत देखिए, पवार की? अभी देश की परिस्थितियाँ खासकर पॉलिटिकली ऐसा चल रहा है, आइदर यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कांट इग्नोर मी। पब्लिक भी इसी तरीके से बटी हुई है जहाँ तक वोटरों का बात है। आप देख रहे हैं कि उसमें उनको पता है कि या तो आप एनडीए में हैं या इंडिया में हैं, बीच में कहीं नहीं। तो ये तर्क शक्ति या एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बताना, एक दूसरे को बड़ा भ्रष्टाचारी बताना, ये तब चलेगा जो वैसे मास करीबन 10% 20% भी हों जो ये बात सुनने को तैयार हों। आप सामान्य तौर पे देखिएगा, कन्वर्सेशन नहीं होता दो तरफा। नेता चुनाव में आते हैं, जो सत्ता में होता है वो अपनी उपलब्धियां बताते हैं, और जो विपक्ष में होता है उनकी नाकामियां बताते हैं, और बस यही जनता को इसी में तय कर लेना होता है। जहां डिस्कशन का कोर्स चलेगा वो सिर्फ टेलीविज़न मीडिया है। और आज भी आप यकीन मानिए, भारत में डिबेट से वोटरों के दिमाग में कुछ अगर बदलता है तो ऐसा मुझे यकीन नहीं। जो चुनाव के समय में जो वोटर जो फ्लक्चुएट करता है 2 से 3% जिसकी संख्या है, वो तो एक तय करता ही है मौजूदा सिचुएशन को देख करके। नहीं, अभी फिलहाल भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। पिछले 5-6 सालों से या 9 सालों से ऐसे कहें, एकदम कट टू कट वाला हिसाब किताब चल रहा है। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि जो जिस दल के साथ जुड़ा हुआ है, हाँ, और दलों से जुड़ने का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और जो दिखता है चीज़ें, वो एक जाति का मसला है, तब तो इस आधार पे बिहार जैसी जगहों पे, या फिर दूसरा जो खास करके अगर हिंदी भाषी प्रदेशों की बात करें, तो अगर इंडिया अलायंस में जिस तरीके से बातें बन रही है, तब तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वही वोटर लोकसभा में किसको चाहता है? आप देख लीजिए, आरजेडी के पास एक भी सांसद नहीं है। हाँ। लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या देख लीजिए कितने हैं। तो वो लोकसभा में वही वोटर क्या इंडिया को चाहेगा या एनडीए को चाहेगा, ये कहना मुश्किल है। ये आपका तर्क सही है, वो इसलिए है, बिहार का लॉजिक यहाँ पे इसलिए नहीं चलेगा इस मामले में कि उस समय आरजेडी अलग लड़ा था और जदयू और बीजेपी का अपना अलायंस था। लेकिन हम लोग सिर्फ झारखंड के संदर्भ में इसी आप ही की बात को अगर हम लोग जोड़ करके देखें, तो महागठबंधन जिस तरीके से लोकसभा में भी था और विधानसभा में भी था, अंतर यही है कि भाई 12 वर्सेस 2 रहा, और यहाँ सरकार में है महागठबंधन और अच्छी बहुमत से। तो ये लोकसभा और विधानसभा का वोटिंग पैटर्न अलग होता है। लोकसभा में लोग एक ही अगर ईवीएम सेम टाइम पे आप कराएंगे, इसका उदाहरण भी है भारत में, उड़ीसा का आप चुनाव देख लीजिए, वहाँ के लोगों ने कहा कि बीजेपी केंद्र के लिए बहुत अच्छी है, हुमच के वोट कर दिया। लेकिन विधानसभा में कहा कि हमारे पटनायक जी ही बहुत अच्छे हैं सीएम के लिए। तो जनता के दिमाग में ये एकदम क्लियर है। अब जो रहा कि कैसे ये परिस्थितियां बदलेंगी, अभी तक चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, वो यही मान के चल रहे हैं कि मेरे पास 10% वोटर है, उसके पास 5% वोटर है, उसके पास 2% वोटर है, और ऐसे अगर सारे हम लोग मिल जाएंगे तो हमारा 56% वोटर हो जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ कि पॉलिटिक्स ना तो फिजिक्स है और ना ही मैथ है, ये केमिस्ट्री है। क्या लालू यादव और नीतीश कुमार के मिलने से क्या उनके वोटर भी मिलेंगे लोकसभा में ली? हाँ, ये तो सब हुआ है। 2015 में ये दिखा, और 2015 महज 1 साल के बाद ही जो पीएम मोदी का जो पूरा वेव बोला जा रहा था पूरे भारतवर्ष में, बिहार ने सबसे पहले ये कर दिखाया जब नीतीश और लालू एकजुट हुए। और विधानसभा, हाँ, विधानसभा की मैं बात, तो लोकसभा में ये होगा ऐसा नहीं लगता, वो जनता तय करेगी। तो इसलिए अभी जो चाहे एनडीए में दल हैं, चाहे जो इंडिया में है अलायंस में, ये अगर कह रहे हैं कि हमारे मिलने से इतने दल मिले तो इतना प्रतिशत वोट हो गया, ये नहीं। अगर जनता का मूड दिनों दिन, हो सकता है लेटर ऑन अगर चेंज होता है, तो क्या वो जनता ये चाहेगी कि कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत दोनों अलायंस आए, किसी बात को लेकर वो अपना रेखांकित उत्तर दें कि अगर हम आएंगे तो कैसे देश में महंगाई कम होगी, ये बताना होगा उनको। हम आएंगे तो किस तरीके से रोजगार जनरेट करेंगे, सरकारी नौकरी कैसे देंगे, हम ये करेंगे। अगर आज के डेट में आप देख लीजिए, महंगाई है 2014 के अपेक्षा, पर रैलियां क्यों नहीं हो रही है?
आपने कभी इसको नोटिस किया? क्योंकि जनता जो कल सिलेंडर माथे पे लेके और प्याज का माला पहन के रोड पर उतर जा रही थी, उन्होंने देखा कि भाई हाँ सचमुच एक आस है, अगर सरकार बनती है तो गिरेगी। लेकिन आज के दल में अगर कोई उसी महंगाई का मुद्दा को लेकर कांग्रेस आती है, वहाँ भीड़ क्यों नहीं दिखती? क्योंकि जनता दोनों को ही ठग मानती है, बोला इन दोनों के बस में नहीं है महंगाई। ये जनता कॉमन आदमी का परसेप्शन हो गया है कि अगर महंगाई पे अगर कोई भी दल बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है। अब उनको बताना होगा कि नहीं, हम आएंगे तो हमारी पॉलिसी ये होगी और इस ऐसे करेंगे तो हम ये कर देंगे और ये संभव है। अगर वो जनता को समझाने में सक्षम हो गए तो यकीनन उनका विजय हो जाएगा। तो ये जो जनता के मन में जो चीज़ें घर कर गई हैं कि अब जो लोग बोल रहा है वो संभव नहीं है, कुछ भी बोल करके लोग सत्ता में आ जाता है, तो हालिया तो अगर हम लोग बातचीत करेंगे तो ये एनडीए के ऊपर ही जाता है कि किस तरीके से जो ये प्रचार प्रसार हो रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, तो अगर महंगाई घटाने की बात सरकार या फिर कई सारी जो इंडिया अलायंस भी करेगा तो फिर लोग नहीं मानेंगे। तो मतलब एक तरीके से जो है एक पूरा ये बनाना होगा, प्रारूप बना करके देना होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और बाकायदा एकदम ठोक के कि हमारा मैनिफेस्टो में ये है, और अपने चुनावी भाषण में वो कहेंगे कि क्यों हम ऐसा कर पाने में सक्षम होंगे। तो फिलहाल लाइव में इतना ही। और हम लोग जिस तरीके से शुरुआत में जो बातें कही आपसे कि झारखंड में क्या कुछ हो सकता है, गठबंधन का स्वरूप और कौन कितने सीटों पे लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आखिर में उस बात पे भी आ जाते हैं। बीते लोकसभा का आंकड़ा हमने शुरुआत में दे दिया है, लेकिन अगर इस बार जो चीज़ें बन रही है और जो परिस्थितियां बन रही है उसमें यही है कि ये जो महागठबंधन जो अब इंडिया अलायंस के तौर पे जानी जाएगी, उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा 4 की जगह अब हो सकता है कि 5 सीटों पे वो लोकसभा का चुनाव लड़े, और 8 सीटों पे कांग्रेस पार्टी पिछली दफ़ा 7 सीटों पे चुनाव लड़ी थी और इस बार हो सकता है कि 8 सीट मिले और 1 सीट आरजेडी को मिल सकता है। यानी कि 8-5-1 का जो है फॉर्मूला इस बार बन सकता है और ये इंडिया अलायंस के भीतर यही देखने को हम लोग को मिल सकता है। हालांकि इसको लेकर के अभी जो है सूत्रों के हवाले से ही खबरें हम लोग तक पहुंचती है, लेकिन अंतिम खबर क्या होगी जब तक कि एक सामने से जो है पॉलिटिकल पार्टियां आकर के यह ना बोल दे कि कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि महागठबंधन जो अब इंडिया अलायंस बार बार हम लोग को ये बताना पड़ जा रहा है, वो 8-5 और 1 के फॉर्मूले पे जा सकती है। और ये जो एनडीए का जो फॉर्मूला हो सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर के, चूँकि आजसू का जो कद है वो झारखंड में कितना महत्वपूर्ण है भाजपा के लिए, और ऐसे समय में जब हेमंत सोरेन काफ़ी मजबूत बन कर के उभरे हैं अपनी सरकार रहते भर में, तो ऐसे में आजसू को किसी भी कीमत पर बाहर जाने देना ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा संभव है। और ऐसे में जिस तरीके से जो आजसू पार्टी के भीतर से जो आवाज़ निकल रही है और जो कोशिशें हो रही है कि 2 सीट इस बार इंडिया गठबंधन में मिले, तो ये भी हो सकता है कि ये जो कोशिशें हो रही है दिल्ली और बेंगलुरु की मीटिंग बैठकों में कि एक परसेप्शन क्रिएट करने का कि हमारे साथ भी लोग हैं, हमारे साथ भी छोटे छोटे जो पॉलिटिकल दल हैं वो लोग भी हैं, तो ऐसे में पीएम मोदी और उनकी पार्टी भी ये नहीं चाहेगी कि चुनाव के अंतिम समय में कोई साथी जो पिछला बीते विधानसभा के चुनाव में भी अलग हो गया था, इस बार के चुनाव में अलग हो। तो ऐसे में हो भी सकता है कि एनडीए में जो है 12 और 2 का फॉर्मूला पे जो है काम हो और ये प्रारूप बने। लेकिन फ़िलहाल आप लोग फॉलोअप से जुड़े रहिए और फॉलोअप पे तमाम खबरें जो दिन भर में हम लोग वहाँ लगाते हैं उसको देखिए और समझिए। वेबसाइट है हमारा thefollowup.in, वहाँ से भी आप खबरों से रूबरू होते रह सकते हैं। और इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि जो लोग आज लाइव में नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी जो है ये बातें जो है पहुँचे। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।